नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई की खबर आपको बताना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की खबर, जिस खबर ने 2 सप्ताह तक लगातार 16 जनवरी को घटना हुई, 16 जनवरी की मध्यरात्रि को, और उसके बाद से 29 जनवरी तक 2 सप्ताह तक लगातार मीडिया की सुर्खियां बनी रही। जो खबर रोज नए नए खुलासे हो रहे थे। आज एक अभियुक्त को यहां पकड़ा गया, आज एक को यहां पकड़ा गया, आज इसकी गिरफ्तारी यहां हो गई, और पुलिस को फलाना चीज मिल गया है, पुलिस को धमाका चीज मिल गया है, पुलिस ने इसे खोज लिया है, पुलिस ने उसे दबोच लिया है। और हमारे रिपोर्टर्स जो थे सैटेलाइट मीडिया के, हमारे बंधु, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कहने में, लेकिन कहना पड़ रहा है, इसमें हमारे उन संवाददाताओं की कोई गलती नहीं थी जो इसे कवर कर रहे थे, जो इसके पीछे पीछे फॉलो कर रहे थे। उनको फॉलो करना उनकी ड्यूटी है। लेकिन यहां तो फॉलो ऊपर से होता है। ऊपर के संपादक, ऊपर के मालिक यही अंडरहैंड डील कर लेते हैं। अगर अंडरहैंड डील नहीं करते हैं तो चुप हो जाते हैं, अपनी दोस्ती का निर्वाह कर लेते हैं। और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कैसे कैसे अंडरहैंड डील होती है, किस रिपोर्ट के बदले में कैसे बात को दबा दी जाती है, ये बच्चा बच्चा जान गया है अब। और जब से ऑल्टरनेटिव मीडिया, जिसे आप कहते हैं सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे बिजनेस प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो आप तक पहुंचने के साधन हो गए हैं, उसके बाद से तो इन मीडिया घरानों की एक प्रकार से कलई खुल गई है। लोगों को पहले ये लोग कंट्रोल्ड जानकारी देते थे, जो इनके दिमाग में आता था वही जानकारी लोगों को देते थे। अब लेकिन इनके ऊपर अंकुश लग गया है। अब आप तक ऑल्टरनेटिव व्यू पहुंच रहा है, ऑल्टरनेटिव न्यूज, ऑल्टरनेटिव फैक्ट्स पहुंच रहे हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट जो कल तक मेन स्ट्रीम की सेवा कर रहे थे, आज आपको नई नई जानकारियां दूसरे प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं और इनकी कलई खोल रहे हैं। आज फिर मैं आपके सामने कलई खोलने जा रहा हूं और आपको भरोसा हो जाएगा कि जो बात क्यूबाइब नेटवर्क ने उस वक्त कही थी, वो बात पूरी की पूरी सच साबित हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये सच की दिशा में बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है अभी तक तो इसमें सच्चाई है, जो क्यूबाइब नेटवर्क ने जो दावा किया था, अगर वो सच हुआ तो मैं जरूर, हमारे जो वकीलों की टीम है जो लगातार इस दिशा में काम करती रहती है, फर्जी रिपोर्टिंग, फर्जी खबरें, प्लांटेड खबरें, और मीडिया कॉरपोरेट्स और बॉलीवुड के साठगांठ को एक्सपोज करने के लिए हम जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, अगर वकीलों ने चाहा तो। लेकिन कम से कम इनकी सच्चाई क्या है, ये तो आपके सामने में हम जरूर रख देंगे, और एक एक करके आप इस बात को समझ जाएंगे कि इनकी सच्चाई क्या है। इसके पहले कि हम आपसे बातचीत शुरू करें, मैं आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, क्यूबाइब को, उन्होंने जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। आप करते ही हैं, आपका बड़ा सहयोग मिलता है। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। QYIB.in अंग्रेजी का हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, हिंदी में हम प्रकाश टीवी .in लेकर के आए हैं, आपको पता ही है, आप उसको भी लॉग इन कर सकते हैं। अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। मित्रों, शुरू में ही मैंने ये आशंका जताई थी कि किसी न किसी को बलि का बकरा बनाया जाएगा और इसको इस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शनेटली इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको बहुत बड़ा बनाया जाएगा कि बहुत बड़ा हमला हो गया है सैफ अली खान के ऊपर और पूरा मुंबई थर्रा रहा है, मुंबई में खौफ हो गया है। इन सारी बातों को लाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई में आजकल एक बड़ा खौफ चल रहा है, और वो खौफ क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं अभी आपको हिंट तो दे ही रहा हूं, बहुत पहले से बता रहा हूं। लॉरेंस बिश्नोई किस प्रकार से मुंबई के जो पुराने अंडरवर्ल्ड हैं उनके लिए एक उनकी नींद उड़ा दी है लॉरेंस बिश्नोई और उनके गैंगस्टर ने। उनके गैंग का फोन कब किसको आ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। तो डर तो बहुत जबरदस्त लॉरेंस बिश्नोई का लगा हुआ है मुंबई में, और खास तौर से अंडरवर्ल्ड के जो सरगना हैं उनकी नींद उड़ी हुई है कि साहब ये जो नया गैंग आ गया है और जिसमें बड़ी संख्या में युवा, लॉरेंस बिश्नोई की खासियत यह है कि बड़ी संख्या में देश के तमाम शहरों में
ये भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे फोन करके बताया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में और जो सरकार के तरफ से जब कभी कभार ब्रीफिंग होती है उसके बारे में, तो वो कहते हैं कि साहब देश भर में, दुनिया भर में लॉरेंस बिश्नोई के जाल हैं। और आप देखते ही हैं कि गोल्डी बरार कहां से ऑपरेट कर रहा है, इनका जो अनमोल बिश्नोई है वो कहां से ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई को लाने की कई बार बात हुई कि भाई अब प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, इसके पहले भी बात हुई कि मुंबई पुलिस अप्रोच कर रही है अमेरिका से इसे वापस लाने की, एक्सट्रेडिशन करके और उनको वापस भारत लाने की। अभी तक तो अनमोल बिश्नोई भारत नहीं आया है। इन्होंने डॉसियर सौंपा है, प्रधानमंत्री भी गए थे इस बार जब अमेरिका, तो उन्होंने एक डॉसियर सौंपा है कि भाई फलाने फलाने जो हैं वो हमारे यहाँ वांटेड हैं, आप उन्हें आने दीजिए, हम ले आएंगे। भाई अमेरिका क्यों रखेगा? अमेरिका जब आपके यहाँ इलीगल लोगों को हटा रहा है तो ये तो ऑलरेडी वांटेड हैं, वो तो फौरन कहेगा कि आप ले जाइए। अभी तक आप ला क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों नहीं ला पा रहे हैं? अब ये तो सरकार जाने। और थोड़ी थोड़ी मनसा आप भी समझ रहे होंगे। मैं क्या कहूं, मैं तो सिर्फ आपको इशारा कर सकता हूं। ये इशारा समझ लीजिए, बात इशारों की है, यहाँ पे बात खोल करके बताने की नहीं है। बार बार सरकार कहेगी कि हम ला रहे हैं, ला रहे हैं, लेकिन सरकार ला नहीं रही है। तो ये इशारा किसको समझना है? तो आप समझ लीजिए, बाकी मैं आपको इतना डिटेल में बताऊंगा नहीं। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का खौफ मुंबई में तो है। और जब सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ तो बड़ी तेजी से ये खबर फैली कि साहब ये करतूत जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हो सकती है। और एक इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में भी बढ़ना शुरू हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क किया जाए। वो तो ऑलरेडी कस्टडी में है, जेल में है अहमदाबाद में, और उनसे संपर्क करके उनसे उगलवाया जाए, उनसे जानकारी ली जाए कि क्या भाई तुम्हारे गैंग का कोई आदमी तो नहीं है जो इसमें शामिल है। बात ढाक के तीन पात हुए, लॉरेंस बिश्नोई की इसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन चूंकि बाबा सिद्दीकी की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी और उसके कुछ दिन पहले सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग हुई थी, इसलिए किसी को भी यह शक जा सकता था लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर। उसकी तहकीकात हो गई। बाद में पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, कोई लॉरेंस बिश्नोई नाम का किसी किसी गैंग का या इतने बड़े बड़े गैंगस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है। पुलिस ने एक नई थ्योरी निकाल दी, ये मामूली चोर थे और ये चोरी की इससे आए थे और बस एक चोरी की घटना थी, चोरी वोरी हुआ नहीं कुछ। वो बीच में क्या हुआ कि थोड़ी झंझट हो गई, वो सैफ साहब सोए रहे थे, वो उठ के आ गए और उनके बीच में थोड़ी तकरार हो गई तो चाकूबाजी हो गई। उसमें 6 जगह जो हैं वो जख्म हो गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। पहली थ्योरी ये चली। जब पकड़ में आई नहीं और किसी एक को पकड़ लिया, बाद में पता चला कि भाई उसकी कोई भूमिका नहीं है इसमें। दूसरे को पकड़ लिया, उसकी भी कोई भूमिका नहीं। फिर बाद में इनको एक सीसीटीवी फुटेज मिल गया और सीसीटीवी के फुटेज को इन्होंने चलाना शुरू किया कि ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज को हम चला रहे हैं और इस आधार पर हमारी जांच चल रही है। पहले 5, फिर 10, फिर 7, फिर 20, फिर 30, फिर 35 और पता नहीं सैकड़ों पुलिसों की टीम लगा दी इन्होंने। और कौन गुनहगार है इसको पकड़ने के लिए पता चला साहब कि बाद में पुलिस ने अपने ही स्टेट में परिवर्तन कर लिया। अब पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा लगता है कि हार्डन क्रिमिनल है कोई, ये कोई मामूली चोर नहीं है और सिर्फ चोरी की मंशा के लिए नहीं, मंशा से नहीं आया था। तो पहले तो कहानी घूमी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, आपसी रंजिश हो सकती है और लॉरेंस बिश्नोई मुंबई को दहलाना चाहता है, मुंबई कांप रहा है। देखिए साहब, मुंबई तो कांप रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इसको घुमाया गया लॉरेंस बिश्नोई की तरफ। फिर बाद में पता चला कि नहीं साहब, अगर लॉरेंस बिश्नोई की इसमें कोई भूमिका नहीं है तो खामखा उस गैंग को नाराज करोगे और ये थ्योरी चलाना बंद कर दो। अगर उस गैंग को पता चला कि साहब इसमें मेरी भूमिका नहीं है और तुम मेरा नाम ले रहे हो तो हम तुम्हें ही कर देंगे, कुछ तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन कर देंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई को फिर सीन से हटाया गया और फिर ये थ्योरी लाई गई कि मामूली चोर था, चोरी की इससे आया था और उस बीच में कहा सुनी हो गई, थोड़ी बहुत बकझक हो गई, माने हाथापाई हो गई और उसमें थोड़ा सा चोट आ गया। बाद में कहा कि नहीं, क्योंकि उनको 37 लाख रुपए लेने थे इंश्योरेंस के, तो कहा कि जख्म इतना गहरा था कि स्पाइनल कॉर्ड बच गया। अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग गया होता तो वो पैरालाइज्ड हो जाते और सैफ अली खान की जिंदगी समझिए एक प्रकार से नर्क हो जाती, बहुत मुश्किल होता, उनका उठ खड़ा होना भी मुश्किल था क्योंकि 37 लाख रुपए बनाने थे। तो थ्योरी ये चलाई गई कि बहुत गहरा जख्म था और 6 घंटे ऑपरेशन चल लिए भाई साहब। 6 जगह जख्म थे और 6 घंटे ऑपरेशन लगे, मतलब हर जख्म पर 1-1 घंटा लगा।
अगर 6 जख्मों को डिवाइड कर लें ऑपरेशन के हिसाब से तो 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ, 6 जख्म थे तो 6 घंटा इनको लगा इनके ऑपरेशन में। तो ये थ्योरी लाई गई कि नहीं, जख्म बहुत गहरा था और इससे प्रतीत होता है कि हमलावर जो है वो हार्डन क्रिमिनल था। क्यों साहब? इसलिए कि जो 8 लोग थे, 2 बच्चों को छोड़कर जो 6 लोग थे, 6 लोग एक एक पिद्दी जैसे क्रिमिनल को पकड़ नहीं सका। पकड़ना तो छोड़ दीजिए, चिल्ला नहीं सका। चिल्लाना तो छोड़ दीजिए, नीचे दौड़ करके पकड़ के आप साहब गेटमैन को नहीं बुला सके कि साहब देखिए लिफ्ट था, फास्टेस्ट लिफ्ट होता है, सिंगल लिफ्ट है साहब, बीच में ऐसा नहीं है कि 10वीं फ्लोर पे, 9वीं फ्लोर पे, 8वीं फ्लोर पे लिफ्ट रुकने वाला है। आपको तो दबाना था, फौरन नीचे आना था खटाक से और नीचे आकर के बोलते, गार्ड को उठाते कि देखो हमारे यहाँ चोर आ गया है। अगर वो भाग भी गया है तब की बात, और भागा कैसे? आपने तो जहांगीर के कमरे में उसको बंद कर दिया है। तो आपको तो दिमाग में होना चाहिए ना कि साहब हमने जहांगीर के कमरे में बंद कर दिया, आप लिफ्ट से भाग करके जाएं और उनको अपने गार्ड साहब को पकड़ के लाएं। लिफ्ट में कौन उतरा गार्ड साहब को बताने के लिए? कोई नहीं उतरा है। इतनी धूर्तता चल रही है साहब। तो पुलिस ने पहले थ्योरी दे दी कि जख्म कोई चोर था, फिर बाद में 37 लाख रुपए निकालने थे तो अस्पताल की तरफ से यह बयान दिलवाया गया कि जख्म बहुत गहरे थे और इसमें जीवन मृत्यु का सवाल हो गया था, और अगर स्पाइनल कॉर्ड में लग गया होता तो ये इनकी बचने की भी संभावना मुश्किल थी, और अगर बच जाते तो पैरालाइज हो जाते। तो 37 लाख रुपए निकालने के लिए पूरा माहौल बनाया गया कि 6 घंटे का ऑपरेशन चला है, और उधर 37 लाख रुपए का बिल बना दिया, 25 लाख रुपए उधर से निकाल लिया। 25 लाख रुपए निकाल लिया तो कोई बात नहीं है साहब। अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मुंबई मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो एक अलग एसोसिएशन है, उस दोनों ने मिलकर के लिख दिया खत इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी को खत तो लिख दिया, जवाब लेकिन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। और कहा भैया ये तो बूपा कंपनी का प्रेरोगेटिव है, उनको लगता है अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं हमें अपने कस्टमर को, वो मेरा वैल्यूड कस्टमर है, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए अगर मैं संतुष्ट हूं कि मुझे इतने पैसे देने चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उसको कुछ कर भी नहीं पाएगी, कुछ नहीं करेगी। तो ये जो आईएमए थे ये और सेंसिटाइज करने के लिए मामले को, अब पता नहीं, अब इसमें मुझे तो अब हर पे संदेह ही हो रहा है। आईएमए ने जो खत लिखा उसका जवाब आया क्यों नहीं, उन्होंने रिमाइंडर क्यों नहीं भेजा, अगर वो रिमाइंडर नहीं भेजा तो अदालत क्यों नहीं गए, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाया, वो अदालत की शरण में क्यों नहीं गए कि कैसे पास हो गया। और हम लोगों का, नॉर्मल लोगों का क्लेम तो आप 20-20 दिन, 25-25 दिन लगा देते हैं और उसमें भी 50 स्क्रूटनी करते हैं। तो 25 लाख रुपए जो आपने दिया है सैफ अली खान को, तो 25 लाख रुपए देने के लिए ऐसा कौन सा ऑपरेशन हुआ, उसका व्हाइट पेपर दिखाइए। मैंने पिछले शो में भी कहा था कि ये लीलावती हॉस्पिटल को व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि भैया जख्म बहुत गहरा था, ऑपरेशन 6 घंटे चला और ये दवाइयां चली हैं और लाइफ सेविंग ड्रग्स दिए गए हैं, जिसमें एक एक दवाई की कीमत 1.5 लाख रुपए है, एक एक सुई की कीमत जो है सो 2-2 लाख रुपए है। तो आप बताइए ना कि 25 लाख की आपने कौन सी दवा दे दी, कौन सा खाना खिला दिया, कौन सा चांदी के बर्तन में था कि सोने के बर्तन में खाना खा रहे थे, चांदी के बर्तन में पानी पी रहे थे, किसमें पी रहे थे पानी, या कौन सा जूस पी रहे थे, क्या इंपोर्टेड पानी पी रहे थे? कुछ तो बताना पड़ेगा लीलावती हॉस्पिटल को। लीलावती हॉस्पिटल भी मौन, इंश्योरेंस कंपनी भी मौन, और पुलिस कह रही है कि वो जो चोर था वो लगता है कि हार्डन क्रिमिनल था, और हार्डन क्रिमिनल की वजह से ही उनको कोई एक बांग्लादेशी मिल गया। बांग्लादेशी मिला और धर दबोचा और कहा कि इनके पास भाई आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं था इनके पास, और कोई भारत में रहने का कोई अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं है, आप कहीं के वोटर नहीं है। तो ये जो शरीफुल जिसको पकड़ा वो असल में भारत का नागरिक बनने के लिए अपनी जान गंवा रहा था, पैसे का बंदोबस्त कर रहा था। पुलिस की थ्योरी सुनिए साहब, और उस कि भारत का मैं नागरिक बन जाऊं इसके लिए वो पेपर तैयार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो चोरी के काम में चला गया, और चोरी भी ऐसा किसी दुकान में नहीं घुस गया, कहीं से और नहीं, एक पॉश इलाके में, बांद्रा के पॉश इलाके में, और इतना शानदार अपार्टमेंट जो हर तरफ से सिक्योरिटी प्रोन है, मल्टी लेयर कैमरे लगे हुए हैं हर नुक एंड कॉर्नर पे, और वो पूरा इलाका बहुत ही हाईफाई जोन है, बांद्रा का पॉशेस्ट इलाके में से एक है। उसी इलाके को इसने चुना
क्योंकि भारत की नागरिकता के लिए जो कागजात बनाने थे उसके पैसे इनको बांद्रा के ही इलाके में मिल सकता था चोरी करने से। तो कितने पैसे चाहिए भाई भारत की नागरिकता बनाने के लिए? तो 1 करोड़ चाहिए साहब। लीजिए, अब ये दलील देखते जाइए साहब, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। तो वो चोर को लगा कि मैं जो भारत की अगर नागरिकता चाहिए तो हमें कागजात बनाने पड़ेंगे, और कागजात बनाने के लिए हमारे पास पैसे चाहिए। पैसे तो हमारे पास है नहीं, मैं किसी से ले नहीं सकता हूं, मुझे कोई उधार देगा नहीं, क्योंकि मैं तो बांग्लादेशी नागरिक हूं और यहां नाम बदल के रह रहा हूं। अगर नाम बदल के रख रहा हूं, राम मोहन जद्दू कुछ भी नाम है, तो राम मोहन जद्दू अगर रख लेते, कोई पान वाला तुमको उधार देता, किसी से मांग लेते उधार। चलो उधार नहीं मिला, कहीं बोलते कि हमको ये पेपर बनाने के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं बंगाल से आया हूं। कि अगर आप मुंबई में रह रहे होंगे तो जाहिर आप नाम बदल के रह रहे होंगे, आप बता रहे होंगे कि मैं बंगाली हूं, क्योंकि आपको बंगाली भाषा आती है, बांग्लादेशी हैं आप, तो आप कहते कि मैं बंगाल से आया हूं, और बंगाल से आया हूं तो साहब मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मेरी मदद कर दो। ऐसे मदद करने वालों की पूरी तादाद लगी हुई है मुंबई में, हर नूक एंड कॉर्नर पे मिल जाएंगे, हर चाय की दुकान पे मिल जाएंगे, हर पकौड़े की दुकान पर मिल जाएंगे। जो अगर आप जाकर के कहें कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है, भूखा हूं, मुझे कुछ खिला खिला दीजिए, और चेहरे मोहरे से तो बहुत ठीक ही लग रहा है, तो इसका चेहरा देख करके कोई भी पकौड़ा वाला इसे फ्री में खिला देगा। अगर पकौड़ा वाला नहीं खड़ा रहेगा तो बगल में जो व्यक्ति खड़ा रहेगा वो कहेगा कि ठीक है साहब, इसको खाने के पैसे नहीं है, मैं पैसा देता हूं। और फिर साथ ही के साथ अगर ये बोल देता कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे आधार कार्ड मेरा खो गया, मुझे आधार कार्ड बनाना है, उसके मुझे पैसे दे दीजिए, कहां बनता है ये बता दीजिए। 1 करोड़ रुपया चाहिए था इनको आधार कार्ड बनाने के लिए भारत की नागरिकता में। भारत की नागरिकता के और क्या पेपर चाहिए साहब? मैं साहब भारत का नागरिक हूं, मेरे पास वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 4 पेपर हैं, इससे मैं भारत का नागरिक हूं। आपके पास भी होंगे कि आधार कार्ड है, आपके पास वोटर आई कार्ड है, आपके पास भारत का किसी न किसी बैंक में अकाउंट है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं आप, उसके बाद आपका पासपोर्ट है। ये सारे कागजात हैं जो आपके भारत की नागरिकता के लिए एनफ है। अब इन कागजात को बनाने के लिए इनको 1 करोड़ रुपये चाहिए था बतौर पुलिस, और बतौर पुलिस नहीं, बतौर फिलिप। जो नैनी है, वो नैनी कह रही है कि जब वो आया, हमने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए। आप समझिए, भारत की नागरिकता के पेपर बनवाने के लिए जिस पैसे की तलाश थी वो 1 करोड़ थी, और उस 1 करोड़ को कहां मिल सकता है? तो जाहिर है वो दिल्ली मुंबई के सिटी टर्मिनस पर तो मिल नहीं सकता था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे वहां भी नहीं मिल सकता था, अंधेरी में भी नहीं मिल सकता था, और वो और जो बाकी है दादर, उसमें भी नहीं मिल सकता था। तो साहब कहां मिलेगा? तो बांद्रा में मिलेगा। तो इसलिए बांद्रा में वो चोरी करने के लिए चला गया, क्योंकि उसको भारत की नागरिकता के कागजात बनाने। हार्ड एंड क्रिमिनल, फिर भारत की नागरिकता, और 1 करोड़ रुपया मैच नहीं हो रहा है। पहले चोर की कहानी, वो भी मैच नहीं हो रहा है। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अटैक हो गया है, पूरा मुंबई हिल रहा है, रात के 2 बजे घुस करके हमले हो रहे हैं। अब मुंबई सिक्योर नहीं है साहब। सुप्रिया सुले का बयान, संजय राउत का बयान, शरद पवार का बयान, कांग्रेस के नेताओं का बयान, बयान पर बयान, मुंबई हिल गई है। मुंबई में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। अगर सैफ अली खान सुरक्षित नहीं है तो मुंबई में कौन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। अगर मुंबई में सैफ अली खान के घर में कोई घुस करके उनको चाकू मार रहा है तो सुरक्षित कौन है? कोई नहीं सुरक्षित है। मुंबई रैंसम हो चुका है, मुंबई को हाईजैक कर लिया गया है। मुंबई में क्रिमिनल सड़क पर घूम रहे हैं और जिसको तिसको चाकू मार रहे हैं। ये पूरा माहौल बनाया गया 7 दिनों तक। सुप्रिया सुले से लेकर के संजय राउत उस ट्यून पर नाचने लगे कि साहब अब तो सरकार को दबोच देना है। सरकार भी कमाल की है साहब, सरकार दबोचवाने के लिए बैठी हुई है। कैसे? तो पुलिस के माध्यम से। पुलिस के माध्यम से सरकार, अच्छा सरकार पर इसका कोई असर भी नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। थू थू कर रहे हैं लोग, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री स्वयं, कोई असर नहीं हो रहा है। वो एकदम से ऐसा लगता है कि हमारे जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो एकदम से प्रोन हो गए हैं, प्रूफ हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। वो बरसात का और गर्मी का कोई असर नहीं है, इसलिए बातों का भी कोई असर नहीं है। लोग आलोचना कर रहे हैं, इसका भी कोई असर नहीं है। बस उनको लगता है चुनाव जीत गए ना, लोग बोलते रहेंगे हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो ये वो थ्योरी पे चल रहे हैं हमारे
महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी। अब सवाल है साहब कि पुलिस की पहली थ्योरी लॉरेंस वाली फेल, दूसरी थ्योरी मामूली चोर फेल, तीसरी जो थ्योरी हुई कि भाई ये जो नागरिकता बनाने के लिए 1 करोड़, अब वो शिनाख्त परेड में गया तो 2 तो गई शिनाख्त करने के लिए, उसकी तो खबर आ गई, लेकिन उसके बाद शिनाख्त जिनसे करानी थी उसकी कोई खबर आई नहीं। मीडिया चुप, मीडिया में कोई रिपोर्टिंग नहीं। फरवरी महीना का 24 फरवरी आज हो चुका, 16 जनवरी से 24 फरवरी, कितने दिन हो गए साहब? अब आप सोच लीजिए, 24 इधर और 31 का उधर था, 15 दिन उधर, 24 10 34 और 5 39 दिन हो चुके हैं। तो ये 39-40 दिन में सब शांत हो गया, सब चुप हो गया। बस 14 दिन बड़ी तेज खबरें आती रही। फिंगरप्रिंट्स के रिपोर्ट भी मिल गए। कहां है फिंगरप्रिंट्स का रिपोर्ट? खबर खाली लीक कर दिया गया, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट मिले, सीआईडी के पास गई, और जब हुआ कि फिंगरप्रिंट पर खबर आ गई कि फिंगरप्रिंट अनमैच्ड है, मैच नहीं कर रहा है, तो कह दिया कि नहीं फिंगरप्रिंट की तो रिपोर्ट ही नहीं आई है। किसने कह दिया फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आई है? फिंगरप्रिंट की भी रिपोर्ट नहीं आई। सच्चाई यही अभी तक। फेशियल रिकॉग्निशन का एक रिपोर्ट आ गया कि फेशियल रिकॉग्निशन हो गया है कि भाई यही है, शरीफुल ही है साहब। अब सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, आपका दिल क्या कहता है? जो मेरा दिल कहता है, जो क्यूबाइब कहता है, आप इससे अलग नहीं हो सकते हैं। सारी दलीलें आपके पास हैं। सवाल अब उठता है ये कि पिछले 39 दिन से 14 दिन 29 जनवरी 2024-25 को शरीफुल इस्लाम को जुडिशियल कस्टडी मिली थी। 15 फरवरी को, कायदे से तो 14 फरवरी को ही, 14 फरवरी को या 13 फरवरी को ही उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म हो जाती है। 13-14 फरवरी के बाद से आज 24 फरवरी हुई। शरीफुल किस हालत में है, उसकी कस्टडी खत्म हुई है या कस्टडी में ही है, इसकी क्या कोई खबर कहीं पर रत्ती मात्र भी आपने देखी है? मैं क्यों कह रहा हूं आपको, कहीं देखी है आपने? मीडिया में कोई खबर आपको मिली है? कोई रिपोर्टर को घूमता हुआ आपने देखा है? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ये जो कंसोर्टियम है, ये कॉरपोरेट मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, बॉलीवुड, पॉलिटिशियन, इसका जो कॉकटेल है ना, ये कॉकटेल आपको सच कभी सामने आने नहीं देगा। और मीडिया इसकी सबसे बड़ी पार्टी है। इसी मीडिया ने खबर चलाई थी कि पूनम पांडे डाइड बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दे पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, they broke this story on satellite television and for more than 24 hours इस तरह की खबरें चली, प्रसारित हुई, प्रकाशित हुई, लोगों के जहन में भरा गया कि सर्वाइकल कैंसर की से जूझ रही थी पूनम पांडे और यकायक उनकी मौत हो गई। क्यों? सर्वाइकल कैंसर की एक बूटी बेचनी थी, एसपीबी बूटी, और उस एसपीबी बूटी के लिए भारत सरकार से 1200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इन माफियाओं ने करवा लिया था। तो इन माफियाओं के चक्कर में हमारी भारत सरकार किस प्रकार से दबाव में आ रही है, ये देखने वाली बात है। मैं हैरान हूं, हमारे सनातनी प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? किनके चक्कर में पड़े हुए हैं? इन माफियाओं के चक्कर में, जिनके पास नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। ऐसे चरित्रहीन लोग इस देश की फार्मा कंपनी को लीड कर रहे हैं। उनके इशारे पर एक मॉडल खुद को मौत के घाट उतार रही हैं, खुद की मृत्यु की खबर फैला रही हैं। 24 घंटे तक फैंस उनको संवेदना दे रहे हैं। बड़े बड़े हेडलाइंस चलने शुरू हो जाते हैं। मैनेजर कंफर्म करती है कि हाँ, शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट डिजीज। कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर।
पूनम पांडे के ऊपर साहब कोई एक्शन नहीं हुआ कि आपने इतना बड़ा काम कैसे किया, ये कैसे कर सकती हैं आप, अपनी ही मृत्यु की खबर आपने फैला करके क्यों किया ऐसा। तो उस पर डिबेट आया कि ये सेंसिटाइज करना चाह रहे थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, लोगों को जानकारी देना चाह रहे थे, तो 24 घंटे में सर्वाइकल कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी हो गई। अरे साहब, इनका काम आपको बचाना बिल्कुल नहीं है। ये बात मैं बहुत दिनों से चिल्ला करके बोल रहा हूं। इन फार्मा माफियाओं का काम आपको बचाना नहीं है, इनको अपना माल बेचना है, और अपने माल को बेचने के लिए किसी भी स्तर तक ये लोग गिर सकते हैं। तो यहां कुछ और माल बेचना था, यहां फार्मा की दवा नहीं थी, यहां फिल्मों की दवा थी, एक ज्वेल थी, उसकी बिक्री करनी थी, लेकिन वो भी कुछ चल नहीं पा रहा है। ज्वेल थीप का भी कुछ हो नहीं पा रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ भगवान जाने। तो उसके पहले एक कहानी बनाई गई, और अब साफ साफ इसमें मुंबई पुलिस साफ साफ फंसती नजर आ रही है। और मुंबई पुलिस को लग रहा है कि मीडिया तो शांत हो जाएगी, शांत होगी, बिल्कुल होगी, वो दलाल बिके हुए मीडिया शांत हो जाएगी। क्यूबाइब नेटवर्क तो शांत होगा नहीं। क्यूबाइब नेटवर्क आपको सवालों के तह तक जाएगा, वो सवाल जो जहां बच रहा होगा कि ये सवाल हमें पूछने हैं, वहां तक मैं ले जाऊंगा। क्यूबाइब नेटवर्क छोड़ने वाला नहीं है मुद्दे को। यह कि पूरे देश को 2 सप्ताह तक गुमराह किया जाए, 2 सप्ताह तक भरमाया जाए, 2 सप्ताह तक यह कहा जाए कि मुंबई को गैंगस्टर ने घेर लिया है और मुंबई में किसी की जान सुरक्षित नहीं है, इस पर राजनीति शुरू हो जाए, इस पर पूरा पुलिस महकमा लग जाए, इंटेलिजेंस के लोग लग जाएं, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लग जाए, टैक्स पेयर की मनी से चलने वाले हमारे पुलिस के लोग उसमें भिड़ जाएं, और फिर पुलिस ही बदनाम बेईमानी करने लगे, तो इसे कोई छोड़ देगा क्या? आज मैं अदालत से भी पूछना चाहता हूं कि उनकी स्थिति क्या है, और लोगों को यह जानने का हक है, क्योंकि अगर कोई खबर पब्लिक डोमेन में आ गई तो वो क्यों आई, कैसे आई, उसका निपटारा कैसे हुआ, निष्पादन हो गया या नहीं हुआ, अगर निष्पादन हुआ तो कैसे हुआ, क्या वो उससे लोग संतुष्ट हो गए, अगर लोग संतुष्ट नहीं हुए तो असंतुष्ट हैं, तो क्यों असंतुष्ट हैं, ये बताना मीडिया की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आज हुआ और हमने ये खबर दे दी और उसके बाद भाग गए, हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं उन जिम्मेदार पत्रकारों से पूछना चाहता हूं जो टेलीविजन डिबेट में आकर के बैठ करके बोल रहे थे कि हमें जिम्मेदार चैनल के रूप में हमें वो बयान सोच समझ करके देना चाहिए, तो जरा वो जिम्मेदार चैनल के लोग पूछें कि 14 दिन खत्म हो गए हैं शरीफुल इस्लाम के जुडिशियल कस्टडी के, अब शरीफुल इस्लाम कहां है? मैंने आपको बहुत पहले ही इशारा किया था कि ये पूरा ड्रामा होगा, शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी होगी, मीडिया धीरे धीरे सीन से बाहर जाएगी, पुलिस भी सीन से बाहर चली जाएगी, अदालत भी सीन से बाहर चली जाएगी। एक वक्त आएगा 90 दिन के बाद जो स्वयं शरीफुल इस्लाम को मिल जाएगी जमानत, और उसके बाद इस 90 दिन की भरपाई अंडर हैंड कर दी जाएगी, और इस प्रकार से ये पूरा न्यूज खत्म हो जाएगा। आप भी खुश, शरीफुल भी खुश, करीना भी खुश, सैफ भी खुश, मुंबई पुलिस भी खुश। और इस पूरे प्रकरण में अगर कोई नाखुश हुआ तो वो देश, वो समाज जिसका चरित्र खत्म हो गया, जैसे पूनम पांडे का चरित्र खत्म हो गया, एक सिर्फ बाजार के प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो खुद बाजार बन गई। इस प्रकार का कृत्य चल रहा है इस देश में। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क की नजर बनी हुई है सैफ और करीना दोनों पर। उनका अभी तक शिनाख्त परेड हुआ या नहीं हुआ? अगर उनका कोई शिनाख्त परेड होता तो मीडिया तो चटकारे लेकर के छाप देती कि आज दोनों गए थे, थाना पहुंचे हैं, जेल पहुंचे हैं, सैफ करीना, सैफीना। ये मीडिया जो, ये अब मैं क्या बोलूं, अपशब्द बोलना नहीं चाहता इस मीडिया के बारे में, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। ये सैफीना एक शब्द निकाला है, सैफ करीना को सैफीना। हा हा हा, कितने क्रिएटिव हैं ये लोग। सैफ करीना सैफीना, वाह। ये सैफीना जो जा रहे थे, सैफीना, वो सैफीना को कोई कैमरा फॉलो नहीं किया साहब।
कि सैफीना फलाना जेल पहुंची है, सैफीना आप जो है सो पहुंच रहे हैं, सैफीना आप जो है सो शिनाख्त करने वाले हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन फिलिप गई कहने के लिए, और नैनी फिलिप गई और जानू जुनू भी गई, आया जुनू भी गई। तो आया जुनू और नैनी फिलिप ये दोनों पहचान करके आ गए, हाँ साहब यही शरीफुल है, इसने हमला किया था, मेरे आंखों के सामने में हमला किया था। और बाकी जो दो मेल थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, और मेरे भी इसके ऊपर घाव लग गया था, और ये जो जुनू है वो भी चुपचाप बैठी हुई थी, और सैफीना वो जो करीना है वो करीना भी चुपचाप बैठी हुई थी, और लड़ रहा था, दो दो के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था, और मल्ल युद्ध देखने वाले 4 लोग स्पेक्टेटर थे। उसको ना वो चिल्ला पा रहे थे, ना वो गार्ड को बुला पा रहे थे, ना खिड़की खोल करके आवाज कर पा रहे थे, किसी को नहीं। अपने 10th फ्लोर वालों को बुला लेते, कुछ तो करते कि आओ जी मेरे घर में चोर घुस गया है। कुछ नहीं किया, कुछ करना नहीं था, करना ये था यही। लेकिन एक नागरिक की, और मैं हैरान हूं, आप देखिएगा, हो सकता है वो शरीफुल को आप मिल भी ना पाए, शरीफुल को बस उसको जमानत मिल गई, एक दिन खबर आ गई कि साहब वो तो उसको पुलिस ने डिपोर्ट कर दिया, उसने कहा कि भैया तुम इलीगल हो, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ रहना ठीक नहीं है। बड़ा शानदार तरीके से चुना है साहब। अब कौन बांग्लादेश जाएगा शरीफुल को ढूंढने के लिए? बांग्लादेश में पकड़ाएगा क्या शरीफुल? एक समय के बाद देखिएगा कि चुपचाप जमानत मिल गई, और फिर पुलिस कहेगी कि हम लायबल नहीं है आपको मीडिया को बताने के। अदालत भी कहेगी कि पुलिस लायबल नहीं है मीडिया को बताने के लिए। What happened in that case? Yes, an honorable judge will tell you nothing, प्रोसीजर फॉलो हो गया। हाँ ठीक है, पुलिस उसको मिल गया, जमानत मिल गया, और पुलिस को अभी कोई पुख्ता नहीं मिला है, इसलिए उनको जमानत मिल गई साहब, इसलिए उनको जमानत मिली। पुलिस ने अपना क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने अपने तरफ से पूरी ताकत लगाई, फैक्ट्स रखा, लेकिन अदालत को फैक्ट्स पसंद नहीं आया, तो अदालत ने उनको कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, आप इंप्लीकेट कर रहे हैं, गलत आदमी को इंप्लीकेट कर रहे हैं, ये ऐसा लगता नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है साहब, सबूत नहीं है। इनको जमानत मिल गई, बरी हो गया। और शरीफुल को आप मीडिया वाले ढूंढते रहेंगे, शरीफुल किधर गया, किधर गया, किधर गया, और शरीफुल गायब हो गया साहब, किधर गया? वो बांग्लादेश आ गया। कैसे चला गया? पुलिस ने कहा कि नहीं नहीं, तुम इलीगल हो। पुलिस तो बना के देगी नहीं ना भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट शरीफुल को, कैसे देगी? इलीगल है साहब, वो तो डिटेंशन में है अभी, जेल में। इलीगल को कैसे रख सकता है? उन्होंने फौरन डिपोर्ट कर दिया, ढाका का ट्रेन पकड़ा दिया, कोलकाता जाओ, कोलकाता से निकल लो। ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होने वाला है, और ये सब आपके सामने होगा। मैं सिर्फ ये सारी बात आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि इस देश को देखिए, इस देश के कारोबार को देखिए, इस देश में गिरती हुई चरित्रहीनता को देखिए, इस देश में गिरते हुए लोगों के कद को देखिए। ये देश कहां जाएगा? ये देश हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहा है। देश का तात्पर्य है देश की संस्थानें हमारी आपकी भावनाओं से खेल रहा है, और मुझे दुख है कि इस खेल में हमारी ही बिरादरी के तथाकथित खुद को जिम्मेदार कहने वाले पत्रकार और उनके मालिक सब शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, QY.in को भी फॉलो करेंगे, PrakashTV.in को भी फॉलो करेंगे, X पे, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो करेंगे। हम इस खबर को फॉलो करते रहेंगे और आप तक सच्चाई लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।